इस्लाम को एक्सेप्टेंस मिली, ना कि जबरदस्ती। और मुस्लिम हुक्मरान भी यहाँ रहे, उन्होंने यहाँ हुक्मरानी भी की और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। महंगाई से गरीब बहुत ज़्यादा कम हो गई। की जो कंट्रीब्यूशन रहा है मुल्क के साथ में, मुल्क के लोगों के साथ में, उसको उजागर किया जाए। आदाब नाजरीन, आज लेकर हाजिर हूँ एक ऐसा खुसूसी प्रोग्राम कि जिसका ताल्लुक़ आपसे, हमसे और हमारे बुज़ुर्गों से है। दरअसल दिल्ली में जमात इस्लामी हिंद के मरकज़ी दफ्तर में एक 5 रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री फोरम जो इनका एक विंग है, उसमें जब से हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद हुई और अभी तक जो मुसलमानों की खिदमत हिंदुस्तान के लिए रही हैं, उनको उजागर किया गया है। जैसे बताया जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान तलवार के ज़ोर पर फैला है, ज़ोर ज़बरदस्ती के तौर पर फैला है, उस चीज़ को बिल्कुल सिरे से नकारते हुए, मना करते हुए इस शो के इस जो हमारा ये प्रोग्राम दिखाया जा रहा है, उसमें आपको चीज़ें जानने को मिलेंगी हमारे शो के ज़रिए कि इन लोगों ने किस तरह से एक एक चीज़ को सबूत के साथ, प्रूफ के साथ, पेंटिंग के ज़रिए, मोनूमेंट्स बना के यहाँ पर लोगों को बताने की कोशिश की है। इस प्रोग्राम में ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दीगर ममालिक के लोगों ने भी शिरकत की, साथ ही साथ स्कूल के बच्चे भी यहाँ मुसलसल आकर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारे हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के लिए क्या खिदमत दी हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने आज के इस स्पेशल प्रोग्राम की। कि ये जो एग्जीबिशन है, इसमें मैं आप लोगों का खैर मकदम करती हूँ। हमारा इस एग्जीबिशन का क्या मकसद है, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो बताती हूँ कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत ज़्यादा फॉल्स नैरेटिव्स स्प्रेड किए जा रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, कि इस्लाम जो है तलवार की नोक पर आया, बादशाह आए तलवार लेकर घोड़े पर और उन्होंने मंदिर तोड़े, लोगों को मारा और इस्लाम जबरदस्ती कबूल करवाया और मस्जिदें बनाई। ये एक कॉमन नैरेटिव है। तो हम ये कैसे साबित करेंगे, क्योंकि हमें इसकी नॉलेज नहीं है। अगर हम इसी नॉलेज लेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस्लाम सबसे पहले हिंदुस्तान में कैसे आया। कोई बादशाह नहीं आए, कोई अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए नहीं आए। सबसे पहले अरब से जो है ताजिर यहाँ आए थे। ताजिर कहते हैं व्यापारी, यानी कि ट्रेडर्स। तो वो लोग यहाँ से आए। अच्छा, उनके आने और रहने की वजह क्या बनी? वहाँ का मानसून, क्योंकि मानसून का ऐसा सिस्टम था कि हवाएं 4 महीने एक रुख हो जाती थी और 4 महीने दूसरे रुख हो जाती थी। तो जब 4 महीने एक रुख का हवा चलती थी तो उनकी शिप वापस जा नहीं सकती 4 महीने तक, तो उन्हें यहाँ स्टे करना था। जब उन्हें यहाँ स्टे करना था, क्योंकि वो मुसलमान थे और इस्लाम की सबसे खूबसूरत टीचिंग क्या है? इक्वालिटी। क्या है? इक्वालिटी। इस्लाम जो है सबको एक नजर से देखता है। तो इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये देखी, यहाँ देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबे में ये जो लाइंस की थी, द लाइन ऑफ इक्वालिटी, के आदम और हव्वा की सारी औलादें हैं, ऑल मैनकाइंड इज फ्रॉम आदम एंड ईव, और कोई अरबी किसी अजमी पर, यानी कि कोई अरब वाला किसी गैर अरबी पर कोई फौकियत नहीं रखता, कोई अजमी किसी अरबी पर, या कोई काला किसी गोरे पर, या कोई गोरा किसी काले पर किसी तरह की कोई सुपीरियरिटी नहीं रखता, फौकियत नहीं रखता, सिवाय अपने तकवा के। इस्लाम को एक्सेप्टेंस मिली, ना कि जबरदस्ती। जमात इस्लामी हिंद की खिदमत ना दबी हैं ना छुपी हैं, उजागर हैं, सबकी आंखों के सामने है कि जमात इस्लामी हिंद जो है हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जमात इस्लामी हिंद ने इनिशिएट किया है, एक कदम आगे बढ़ा है, 5 रोज़ा एक प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जिसमें हिंदुस्तान में मुसलमानों की क्या खिदमत रही हैं, मुस्लिम हुक्मरानों की क्या खिदमत रही हैं, और जितना भी एक सिस्टम होता है हुकूमत का, अलग अलग हुकूमतों में किस तरह से वो रहा है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अपनी कंट्री के, इंडिया के लिए क्या क्या उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया अलग अलग हुक्मरानों ने, उसको दिखाने की, बताने की कोशिश की जा रही है। और हमारे बुज़ुर्गों का जो असासा है, जो बुज़ुर्गों की खिदमत है, उसको एक छोटी सी कोशिश जमात इस्लामी ने की है कि दुनिया तक पहुँचे। और जो आज की तारीख़ में तारीख़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, कोर्सेज से चैप्टर हटाए जा रहे हैं, जिन हिस्टोरियंस ने वो हिस्ट्री लिखी थी, हिस्टोरियंस के नाम मिटाए जा रहे हैं, उसी की तरफ एक कलंदराना कदम आगे बढ़ाते हुए जमात इस्लामी ने 5 रोज़ा प्रोग्राम का आगाज़ किया। जमात इस्लामी से इस वक्त हमारे साथ सलीम इंजीनियर साहब हैं। सलीम इंजीनियर साहब एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत हैं जमात इस्लामी की। आइए इनसे जानते हैं कि इस प्रोग्राम को करने का मकसद क्या है, आखिर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी कम्युनिटी पर। जी बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी हिंद की तरफ से कोशिश की गई है
और इंडियन हिस्ट्री फोरम नाम का एक इंस्टीट्यूशन जो हाल में फॉर्म हुआ, उसके ज़रिए से नेशनल इंडियन हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की गई इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, और उसी से लगा हुआ ये 6 रोज़ा एक एग्ज़िबिशन जिसका आज इफ्तिताह हुआ है, उद्घाटन हुआ है। ये एग्ज़िबिशन ये बताने के लिए की जा रही है, लोगों को ये बताने के लिए कि जो भारत है, हमारा जो देश है, वो उसमें किन किन लोगों का और किन किन मज़हब के मानने वालों का और किस दौर में जो लोग यहाँ आए उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, और उससे मिलकर आज का ये भारत बना है। आज जो भारत नज़र आ रहा है वो किसी एक वर्ग के कंट्रीब्यूशन से नहीं बना है, बल्कि तमाम लोग जो यहाँ आते रहे, और ख़ास तौर से मुस्लिम सूफ़ी यहाँ आए, मुस्लिम ताजिर और बिजनेसमैन यहाँ आए समंदर के रास्ते से, और मुस्लिम हुक्मरान भी यहाँ रहे, उन्होंने यहाँ हुक्मरानी भी की और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, यहाँ के गवर्नेंस को डेवलप किया, यहाँ की इकोनॉमी पूरे सिस्टम को आगे बढ़ाया, और यहाँ के आर्किटेक्चर को एक नया रूप दिया, और यहाँ की लैंग्वेज नई डेवलप हुई। यहाँ आने के बाद उर्दू जैसी लैंग्वेज यहाँ पैदा हुई, जो अरबी, टर्किश और फ़ारसी और यहाँ की हिंदी को मिलाकर एक नई लैंग्वेज बनी। तो ये पूरा जो, और एस्ट्रोनॉमी के मैदान में आप जो जंतर मंतर देखते हैं और दूसरी जो साइंसेस देखते हैं, उसमें मुसलमानों ने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, और करेंसी को रेगुलराइज करने में बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। एक दौर वो था जब पूरी दुनिया की जीडीपी का 28% जो है वो भारत कंट्रीब्यूट करता था। तो वो एक सुनहरा दौर था जो मुग़लों के ज़माने में, जिसको हिस्ट्री में देखा जाता है। इस एग्ज़िबिशन के ज़रिए से हम उन चीज़ों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। नई नस्ल ख़ास तौर से उसको देखे कि आज हिस्ट्री को डिस्टोर्ट करने की कोशिश हो रही है, हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश हो रही है, हिस्ट्री को कम्युनलाइज और सांप्रदायिक बनाने की कोशिश हो रही है, और हिस्ट्री को मुसलमानों और इस्लाम से नफ़रत से प्रभावित होकर उसके एक ख़ास चीज़ों को दबाने की कोशिश हो रही है, और मुसलमानों को और इस्लाम के मानने वालों को एक बहुत ही नेगेटिव तस्वीर बनाकर पेश की जा रही है। तो ये हम ज़रूरी समझते हैं, और इस देश के हित में है ये कि इस देश की सही तस्वीर लोगों के सामने लाई जाए, और मुसलमानों ने ख़ास तौर से क्या कंट्रीब्यूशन किया है वो इस देश को के लोगों को मालूम होना चाहिए, नई नस्ल को ख़ास तौर से मालूम हो। तो ये कॉन्फ्रेंस उसी गलत फहमी को, जो गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो सच्चाई को छुपाने की कोशिश हो रही है और जो नफ़रत को फैलाने की कोशिश हो रही है, इस कॉन्फ्रेंस के, इस एग्ज़िबिशन के ज़रिए से हम चाहते हैं कि लोगों के सामने भारत की सही और असली तस्वीर आए, जिसमें सभी मज़हब के लोग हैं और सभी को बराबरी का दर्जा है, और सभी ने इस देश को बनाने में कंट्रीब्यूट किया है, और ये एक इंक्लूसिव सोसाइटी है। सब मिलजुल कर यहाँ अब तक रहे हैं, और सब मिलजुल कर ही इस देश को मजबूत बना सकते हैं। इसी पैगाम को देने के लिए ये एग्ज़िबिशन यहाँ उसका इनेकाद किया गया है। कि ये जो प्रोग्राम आज यहाँ पे इसका इनेकाद किया गया है, इसका मकसद क्या है, और इस तरह के प्रोग्राम की मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान में खासकर मुसलमानों को कितनी ज़रूरत है? कासिम साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जमात इस्लामी हिंद के ज़ेरे एहतमाम जो ये प्रोग्राम आज यहाँ से 5 रोज़ा मुनाकिद किया गया है, इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है? देखिए, आज के दौर में जबकि मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन को निगेट किया जा रहा है, मुस्तरद किया जा रहा है, उनका एक बहुत ही मार्वलस कंट्रीब्यूशन रहा है इस मुल्क में, चाहे आर्किटेक्ट के मैदान में रहा हो, सिविलाइजेशन के मैदान में रहा हो, इंडस्ट्रियल के मैदान में रहा हो, कम्युनल हार्मनी के मैदान में रहा हो, या ग्रोथ के मैदान में रहा हो, या आप कहिए कि मईशत के मैदान में रहा हो, तो उसको सबको निगेट करने की कोशिश हो रही है डेलिब्रेट। ये महसूस हुआ कि भाई इस वक्त में एक मुसलमानों की जो कंट्रीब्यूशन रहा इस मुल्क के साथ में, इस मुल्क के लोगों के साथ में, उसको उजागर किया जाए। तो उसके लिए पहले हमने यहाँ पे 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर, जिसमें मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन को एकेडमिक तरीके से पेश किया गया। और ये जो नुमाइश बनाई गई है, इस नुमाइश के अंदर आप देखिए मुसलमान कहाँ से दाखिल हुए इस मुल्क में, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा। साउथ इंडिया से पहले मुसलमान दाखिल हुए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा यहाँ अदल इंसाफ फराहम करने में, यहाँ के जो पस्त तबकात थे उनको ऊँचा उठाने में। फिर इसके साथ साथ ये कि आर्किटेक्ट के अंदर मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, यहाँ की इकनॉमी को फ्लोरिश करने में मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन क्या रहा,
اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھی اورنگزیب کے زمانے میں ہندوستان کا جو وہ تھا GDP تھا وہ سب سے زیادہ ٹاپ پہ تھا. تو وہ سب چیزوں کو نگیٹ کیا جا رہا ہے, مغلیہ ہسٹری کو ختم کیا جا رہا ہے. تو یہ اور پھر یہ کہ غلامان خاندان کا دور رہا یہاں پہ, کہ وہ لوگ جو غلام تصور کیا کرتے انہوں نے بادشاہت کی. تو یہ جو بڑے بڑے کنٹریبیوشن تھے مسلمانوں کے, ان کو اجاگر کرنے کی کوشش ہوئی. یہ جو پکٹوریل ڈائیگرامس ہے یا نقش جات ہے یا فوٹوگرافیز ہے, ان کے ذریعے سے اس دور کو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ صرف دلی تک محدود نہیں رہے گا, بلکہ دلی کے علاوہ دوسرے علاقوں میں بھی ہم لوگ کریں گے. اسی چیز سے جڑی ایک بات اور ہے کہ جو اردو نام جوڑا جاتا ہے مسلمانوں کی زبان, اور اردو کو جو ہے مسلمان ہی بولتے ہیں, جبکہ حقیقت سبھی جانتے ہیں آزادی دلانے والی زبان ہے, بزرگوں کی زبان ہے, ہندو مسلم سب مدرسوں میں پڑھا کرتے تھے. مسلمانوں سے یہ زبان چھینی جا رہی ہے دھیرے دھیرے, اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو ہمارے آپ کے بزرگوں کی جو خدمات ہیں وہ درج فارسی اور اردو میں ہی ہیں. جب ہمیں ہمارے بزرگوں کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا تو ہمارے ان کی قربانیوں کا اور ہمارے اس کے بارے میں کیا پتہ ہوگا کہ ہندوستان میں ان لوگوں نے کیا کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اردو کو ختم کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو بھول جائیں؟ دیکھیے, اردو کو ختم کرنے کے پیچھے کئی ریزنس ہیں. ایک تو ایک مسلمانوں کا جو سویلائزیشن, مسلمانوں کا جو دینی لٹریچر ہے وہ اردو زبان کے اندر بڑی تعداد میں موجود ہے. تو ظاہر ہے کہ آئندہ جنریشن کو اپنی تاریخ سے, اپنے ورثے سے, اپنے کلچر سے, اپنی تہذیب سے, اپنی دین سے وابستہ نہ رہنے دیا جائے, اس کی بھی ایک ڈیلیبریٹ کوشش ہے. دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں, اردو زبان مسلمانوں کی زبان نہیں تھی, یہ تو ہندوستان کے اندر پیدا ہوئی زبان. یہاں کے لوگوں نے محسوس کیا کہ فارسی زبان کے مقابلے میں ایک ایسی زبان ہونی چاہیے جو ہندوستان کے اندر بولی جا سکے. تو یہ ہندو مسلمان سب کی مشترکہ زبان تھی. اور یہی دیکھیں گے آپ ابتدا کے اندر جو بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں اس کے اندر بھی کئی غیر مسلم حضرات ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں, نام ہیں ان کے. تو یہ خاص طور سے اس کو مسلمانوں کی زبان بنا دیا گیا, اور پھر مسلمانوں کی زبان سے مسلمانوں کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہ تو اب میڈیم آف انسٹرکشن اردو ہو رہا ہے اسکولوں کے اندر, اور نہ اردو جو ہے وہ یعنی عام زبان ہو گئی ہے. تو چیپٹر بھی ہٹائے جا رہے ہیں. تو میرا خیال یہ کہ یہ چیزیں غلط ہیں, اور جبکہ یہ دور میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو اپنی مادری زبان سے جڑنا چاہیے. مادری زبان ہماری اردو ہے. تو اب آپ اتر پردیش جیسے ملک میں جائیں گے یا شہر صوبے میں جائیں گے تو وہاں مسلمانوں کی اکثریت جو ہے اردو سے نابلد ہے. اچھا, ایک میرا آخری سوال آپ سے چلتے چلتے کہ اس طرح کے پروگرام کی ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے جو آج یہ 5 روزہ پروگرام کا انعقاد ہوا ہے, نہ صرف دلی بلکہ پورے ہندوستان میں؟ نہیں, اس کی ضرورت تو بہت زیادہ ہے, لیکن صرف مسلمانوں تک نہیں ہے. یہاں کی غیر مسلم آبادی کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا کنٹریبیوشن کیا رہا ہے. یہ مسلمانوں کی کنٹریبیوشن کو نگیٹ کر کے ان کو ایک ڈارک سائڈ دکھا کے جو کوشش کی جا رہی ہے, اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے جو میجر کنٹریبیوشن رہا اس میں تاریخ میں بھی, وہ لوگ جنہوں نے تاریخ لکھی تھی اور مسلمانوں کے کنٹریبیوشن کو پیش کیا تھا, ان کو بھی تاریخ سے ہٹایا جا رہا ہے. کتابیں ہٹائی جا رہی ہیں ان سے, اور سلیبس کو بدل دیا گیا ہے. میڈیول پیریڈ کی ہسٹری ہی نہیں پڑھائی جا رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت سخت ضرورت ہے. یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہاں کے تمام طبقات کو, ہندوؤں کو, سکھوں کو, عیسائیوں کو, مسلمانوں کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے اس ملک کے اوپر میں, جو احسانات ہیں مسلمانوں کے, وہ بتایا جائے گا. یہ پروگرام انڈین ہسٹری فورم, ظاہر ہے کہ ہسٹری بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, اور ہسٹری سے صحیح معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کنٹریبیوشن کیا رہا ہے, اس کا پوزیشن طے ہوتا ہے. خاص طور پہ آج کل کیونکہ ہسٹری کو ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے, ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے, اس کو غلط انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے, اس سے غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں. تو حقیقت کیا ہے, سچائی کیا ہے, یہ تاریخ کے مطالعے سے لائی جا سکتی ہے. اس سے جو سماج میں دنیا فرق ہے اور ناواقفیت یا جھوٹ اس کو دور کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو ہسٹری کا کانفرنس ہے وہ بہت انداز ہے, اور جو فیکٹس خاص طور پہ جو مسلمس ہیں کا ایگریکلچر, اکنامی, بزنس, سول کنسٹرکشن, جوڈیشری ریفارمس, آرٹ اینڈ کلچر اور بزنس, مارکیٹ, ان تمام ایسپیکٹس میں جو یہاں ریفارمس آئے
और जो मुल्क को एक अच्छा बड़ा मुल्क, एक तरक्की याफ्ता मुल्क करना है, तो उसको सही पेश करना। मतलब देश में तो अब ये पेश किया जाता है कि मुसलमान एक बोझ है, मुसलमान अनपढ़ आदमी है, मुसलमानों का कुछ उनकी कोई तारीखी कोई अहमियत नहीं है। तो ये जो डिस्टॉर्शन है, जो डिलीशन है और जो कन्फ्यूजन है, इसको दूर करने में और भारत को अच्छा बनाने में, ऐसा नहीं कि किसी को पेश करना, मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए, माजी से सबक हासिल करने के लिए बोला। आप देखेंगे कोविड के ज़माने में, जब कोविड शुरू हुआ तो उस ज़माने में मुसलमानों की मसाजिद को खोल दिया गया, आइसोलेशन सेंटर बना दिए गए, कोविड के मरीजों के वहाँ पर इलाज किया गया। तो ये मुसलमानों का सिस्टम था, जो चैरिटी करने वाले थे, वक्त के जरिए से सभी ने अपना माल लोगों के अंदर दिए। आप इस पोस्ट के अंदर देखेंगे कि मुसलमानों ने वक्त के जरिए से लोगों को, गरीबों को ज़मीनें दी, है ना, उनका मियार ज़िंदगी को ऊंचा किया, उनके माइशत को बढ़ाया। आप देखेंगे कि वक्त के जरिए से एजुकेशन को बढ़ावा दिया, है ना, एजुकेशन लोगों को तालीम हासिल करने में माली मदद की, है ना। तो ये मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वक्त का जो है कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान के अंदर। अब आप देखें कि यहाँ पर आपको एक नई लैंग्वेज नजर आएगी, अरबों की लैंग्वेज कौन सी है? वेरी गुड। इस तरह से जो है कंट्रीब्यूशन किया, अलग अलग लैंग्वेजेस, फारसी, उर्दू, इंग्लिश, है ना। ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स को आप अगर देखें कि उन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूशन किया, तो ये तालीम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आप सर सैयद अहमद के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए इदारा कायम किया। आज आपकी एमयू यहाँ पर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है ना। बहुत सारे अखबारात जो है वो हिंदुस्तान की तारीख के अंदर एक अहमियत रखते हैं। बहुत सारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो अखबारात थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को हिला दिए। फ्रीडम फाइटर्स के अंदर, आज़ादी की जंग के अंदर मुसलमानों का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। अभी आप आगे टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। हम टीपू सुल्तान के बारे में ये सिर्फ पढ़ते हैं कि वो एक जंगजू थे। तो हमारे साथ जमात इस्लामी हिंद की एक रुकन उज़्मा खान मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है और क्या ये प्रोग्राम है कि जिसके ज़रिए ख़वातीन तक भी पैगाम पहुंचाने की कोशिश की जा रही। जी उज़्मा साहिबा, हमारे शो में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रोग्राम क्या है, इसका मकसद क्या है? बेसिकली ये प्रोग्राम ये है जस्ट टू शो everyone that basically the Islam is a religion of peace and it has entered in this continent, subcontinent Asia, which symbolizes peace, harmony, love and the peaceful arrival of Islam and Muslims through trade and royal patronage. राइट, सो ये एक तरीका था कि मुसलमान जो थे वो कितने पीसफुली और कितनी अच्छी तरीके से यहाँ आए थे और बेसिकली उनका जो मकसद था वो ट्रेड था। और वो जो ट्रेड था वो ताकि यहाँ पर भी आएँ, यहाँ से सामान लेकर जाएं और फिर यहाँ के जो लोग हैं वो अरब कंट्रीज़ में जाएं। ये जो है ये चेरेबिन मॉस्क है जो कि केरला में है और ये जो है फर्स्ट मॉस्क है विच इज़ बिल्ड इन इंडिया। और ये भी जो था जब अरब ट्रेडर्स आए थे और जब वो यहाँ के समाज में घुल मिल गए थे, बहुत अच्छे से उन्होंने पीसफुली सब चीज़ लोगों के साथ मोहब्बत, ब्रदरहुड, पीसफुल रिलेशंस बना लिए थे, तब फिर उन्होंने जो है जब उन्होंने अपना सारा सामान दिखाया, उन्होंने ये बताया कि बेसिकली इस्लाम जो है वो प्रीच करता है कि हम अगर कोई सामान ला रहे हैं, अगर वो अच्छा है तो अच्छा बताएंगे और जो उसमें कमी है हम वो बताएंगे। तो उससे उन्होंने लोगों का एतमाद जीता, उनके दिल जीते और जब दिल जीते तो लोगों ने उनका वेलकम किया क्योंकि उन्होंने क्या किया, किसी को भी बड़ा नहीं समझा, किसी को भी छोटा नहीं समझा। उन्होंने इंडियन सोसाइटी का जो स्ट्रैटा था इट वाज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्स बेसिकली, राइट। सो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कोई बड़ा है, कोई रिच है, कोई पुअर है या कोई शूद्र है तो उसको वो अपना सामान नहीं बेचे। तो इस तरह से लोगों ने दिल खोले, उन्हें वेलकम किया और जब उन्हें वेलकम किया उनको अपना, जब 4 मंथ्स वो लोग यहाँ रहते थे तो फिर वो आके क्या करा, उन्होंने लोगों के साथ जब एक बहुत अच्छा एक रिलेशन जो है बनाया तो फिर वो किंग्स तक के पास गए। फिर उन्होंने कहा कि वो जो है एक ऐसी बेसिकली एक ऐसी जगह चाहते हैं जहाँ पर वो इबादत कर सकें। और ये जो किंग चेयरमैन थे तो इन्होंने क्या किया था, ही वॉज ऑन हिज रूफ and he was with his wife and then he saw that there was the moon was split into 2, right?
So he wanted to know basically कि क्या हुआ है, how did this phenomena happen. So when they asked about then these Arab travelers, they told him कि ऐसे ऐसे हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो अरब में हैं और उन्होंने जो है दीन के बारे में बताया अपने. तो बच्चों को भी ना आज अपन पढ़ाई करवा रहे हैं. हर पेरेंट्स बच्चों को चाहता है कि अच्छा पढ़ाई करें. डॉक्टर बन रहे हैं अपने बच्चे, इंजीनियर बन रहे हैं बच्चे अच्छे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन बच्चों को पहला मदरसा अपना कुरान है. आज दुनिया में हर पेरेंट्स पहले स्कूल पहुंचा देता है, कुरान नहीं पढ़ाता है. मैं अब एक माँ हूँ, मैंने अपने बच्चों को, मेरे 4 बच्चे हैं, पहले मैंने बच्चों को 5 बारे हिफ्ज़ करवाए और हिफ्ज़ करवाने के बाद मैंने उनको मदरसे में दाखिला करवाया. मेरा एक बेटा हाफिज़ है, बड़ी बेटी नीट का एग्ज़ाम दे रही है और उसने 18 पारे हिफ्ज़ किए हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उन बच्चों से अलग भी हूँ, तो मेरे बच्चों के पास अल्लाह का हक़ है, तो बच्चे उसमें फुरकान करना चाहते हैं. हर बच्चे को आज अपने को ऐसी यूनिटी लाना है, स्कूलों में भी ऐसी तालीम देना है कि बच्चों को हक़ समझाना ज़रूरी है और वो हक़ अपने को कुरान से ही समझना है. दुनिया की कितनी भी किताबें पढ़ लेंगे बच्चे एक यूनिटी में नहीं आएंगे, लेकिन सिर्फ एक किताब है अल्लाह की कुरान, उसको अपन ने बच्चों को समझा दिया. तो पहली तालीम मेरा कहने का मतलब है यूनिटी लेने के लिए कि बच्चों को कुरान घर में ही पहले सिखाया जाए. बहुत ही अच्छी बात है. इन्होंने कहा कि दुनिया की तालीम तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो पहली दरसगाह है, माँ की जो गोद है, और वहाँ पे उस गोद में रह के माँ की जिम्मेदारी बन जाती है. आज की तारीख क्या हमेशा से ही, जब से इस्लाम है, माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पहला इंस्टीट्यूशन, पहला मदरसा, पहला स्कूल माँ की गोद ही. और माँ की गोद से जो बच्चे अच्छी तालीम हासिल करके आगे दुनिया में आते हैं, वो ज़ाहिर सी बात है दुनिया और दीन और दुनिया दोनों जगह नाम कमाते हैं. हमारे साथ इस वक्त एक खातून और हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या कहना है. जी, मेरा नाम फरजाना है, मैं जमात इस्लामी वुमेन विंग से हूँ. तो मतलब मुझे ये लगता है कि ये आज के वक्त की ज़रूरत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो आजकल जो फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है, इसलिए हमारा यूथ भी इंटरेस्टेड हो. कहते हैं ना नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स यू मोर. तो नेगेटिविटी को अब उसको जानने के लिए यूथ भी हमारा रेडी है. तो अब हमें और ज़्यादा शिद्दत से उन तक पहुँचानी है सही चीज़ें, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिसके बेस पर हम और चीज़ें और भी छोटे छोटे इस तरह के प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं. जैसे हमारे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं बच्चों से रिलेटेड, तो उनको बता सकते हैं. क्योंकि अब ये नहीं है कि यूथ को ही गलत किया जाए, वो छोटी क्लासेस से ही, 3rd क्लासेस से ही उनका नैरेटिव फॉल सेट किया जा रहा है. तो हमें उन बच्चों में CIO जैसे हमारे चलते हैं, तो CIO GIO में, इन सब में हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है. वोवन द इंडियन हिस्ट्री फोरम जमात इस्लामी हिंद के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर हिंदुस्तान की तारीख़ को लोगों के सामने रखा जाता है, बताया जाता है. एक ऐसा ही 5 रोज़ा प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है जिसमें ख़ासकर स्कूल गोइंग बच्चों को हिंदुस्तान में मुसलमानों की क्या क्या खिदमत रही हैं और हिंदुस्तान में जो मुख्तलिफ़ तरह के हुक्मरान रहे हैं, उन्होंने मुल्क को क्या क्या दिया है. और आज के नफ़रत भरे माहौल में जहाँ ये ज़रूरी है कि हम तालीम भी हासिल करें, लेकिन साथ साथ अपनी हिस्ट्री को, अपनी तारीख से भी अवेयर हो सके, इसी के लिए कुछ स्कूल के बच्चे भी इस प्रोग्राम में आज शामिल हुए हैं. आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ उनके आने का मकसद क्या है और यहाँ आके उनको क्या सीखने का मौका मिला. बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमला है एंड आई एम फ्रॉम द स्कॉलर स्कूल. और क्या सीखा आपने, क्या देखा, आने का मकसद क्या है आपका? हमारे आने का मकसद ये था कि वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, हाउ आवर एंसेस्टर्स डिड थिंग्स, हाउ दे मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल वर्क टू एवरीथिंग. दे डिड एवरीथिंग रियली वेल एंड वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. They did great contribution in field of science, astrology and many fields, and we learned that we should be like them and we should also contribute to the world like they did, and that's all. अच्छा, ये आपसे मैं जानना भी चाहूँगा कि जाहिर सी बात है आपने सारी चीज़ें कही, आपको क्या लगता है जो हमारा निसाब है, हमारा जो कोर्स होता है, उसके अलावा भी क्या इस तरह के चीज़ों की ज़रूरत है हमारे माहौल में, हमारे स्कूल के अलावा? Yes, of course it is, क्योंकि हमें ज़रूरत होती है, हमारे एंसेस्टर्स की चीज़ें हमें पता नहीं चल पा रही हैं. हमें ये नहीं पता कि वो कैसे थे, उन्होंने क्या किया, उनकी कंट्रीब्यूशंस क्या थी. तो we should have these types of exhibitions and that all we should learn about them, and that's all. We should do everything they did, and हमें भी डिस्कवरीज करनी चाहिए और इन्वेंशंस करनी चाहिए और हमें भी कंट्रीब्यूशंस करने चाहिए. बच्चों को यहाँ आकर
جب تاج محل، لال قلعہ، قطب مینار کے بارے میں پتہ چلا تو ان کو پرائڈ فیل ہوا، ان کو ایک فخر محسوس ہوا اور بہت کچھ ان لوگوں نے سیکھا. ملک کا جو ماحول ہے اس وقت میں بچوں کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آج کے دور میں کہ جہاں مسلمانوں کی ہسٹری کے ساتھ ساتھ موجودہ وقت کو بھی دبایا جا رہا ہے، تو ننھے جو ہمارے طالب علم ہیں ان کی بنیادوں میں بھی وہ چیزیں جائیں جو اصلی چیزیں ہیں، ریئل چیزیں ہیں. آپ سے میں جاننا چاہوں گا آپ نے یہاں کی کیا سیکھا اور اس طرح کے جو ایگزیبیشنس ہیں جہاں ہمیں ہمارے بزرگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، حکمرانوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، کیسا ہے؟ I got to know that with the help of work, with the help of work, India سے غریبی بہت زیادہ کم ہو گئی. And with the help of businesses, tradings, agriculture, etc., India became the richest country. And اس ایگزیبیشن بہت زیادہ ضرورت تھی and we got to know very much. سب سے پہلے تو یہ لوگ انڈیا آئے with boat and they share the idea of Islam اور they share it with the peace. اور ہم لوگ کو اس پہ بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ ہمیں بھی ایک دم پیس سے اور یونائٹیڈ رہنا چاہیے. بیٹا آپ نے کیسے؟ I was so inspired by our ancestors, the way they had made the things, the way they constructed them. آج کے زمانے میں آج کی جنریشن کو تو اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو انہیں پتہ ہی نہیں ہے, بٹ وی شوڈ نو. آپ بتائیں. آج مجھے ڈی یو کے بارے میں پتہ چلا کہ سب سے پہلے وہ ایک مدرسے کے طور پہ مطلب کھلا تھا, اور ٹیپو سلطان نے صرف جنگیں نہیں لڑی تھی بلکہ انہوں نے بہت ساری دوائیاں بھی بنائی تھیں, اور انہوں نے لینگویجز کو کنورٹ کیا تھا اردو میں بہت سارے بکس کو. جب بھی ہم انڈین ہسٹری میں اکنامی کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہاں پہ صرف ٹریڈنگ کا آتا ہے, اس کے علاوہ ایک دم سے ہمارے سامنے کوئی پوائنٹ نہیں آتا. جو ایک سب سے بڑی اسکل تھی اس ٹائم میں میڈیول پیریڈ میں انڈین مسلمس کی, وہ تھی شپ بلڈنگ. شپ بلڈنگ انڈسٹری اس ٹائم کی سب سے بڑی انڈسٹری تھی. جب ہم 630 سینچری میں جائیں, جب عرب ٹریڈرز انڈیا آئے تھے اور انہوں نے کیرلا میں اپنی شپس کو ڈاک کیا, وہاں پہ مسلمس نے صرف بیسک ٹریولنگ کے پرپز والی شپس دیکھی. پھر دھیرے دھیرے جب اسلام اور پارٹس میں پھیلا انڈیا کے, تو ان شپس میں بھی ایڈوانسمنٹس ہوتے رہے. پھر جب ہم کچھ 100 سال آگے آتے ہیں اپنے میڈیول پیریڈ میں, جو 1000 سے 1400 سینچری کے بیچ میں ہے, اس میں ہمیں ایک ایڈوانسمنٹس کا بوسٹ ملتا ہے. وہ جو بیسک شپس تھی اب اتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہیں کہ اب وہ پانی میں تیرائی جا رہی ہیں وار کے لیے. تو ناظرین, یہ تھی ہماری خصوصی پیشکش جسے جماعت اسلامی ہند کے مرکزی جو دفتر ہے اس کے احاطے میں ایک ایگزیبیشن یہاں پہ لگائی گئی تھی, جس میں 5 روزہ پروگرام چلا, جس میں نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ممالک کے لوگوں نے بھی شرکت کی, اسکول کے بچوں نے بھی شرکت کی. اور اس پروگرام کو کرنے کا مقصد, جیسا کہ ہم لگاتار آپ کو بتاتے رہے اپنے پروگرام میں, کہ ہمارے آپ کے بزرگوں کا ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے لے کے اب تک کی جو خدمات ہیں اس کو خاص کر اسکول کے بچوں کو بتایا گیا, تاکہ ان کو بھی اپنے بزرگوں کے بارے میں پتہ چل سکے, مسلم حکمرانوں کے بارے میں پتہ چل سکے. اور جس طرح سے اس وقت دیش میں ماحول ہے کہ مسلمانوں کو بالکل ایک ایسا سمجھ لیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی کام کے نہیں, ایک بوجھ ہے اس دیش کے اوپر. اور خاص کر اسکول گوئنگ بچوں کے منوبل کو بڑھانے کے لیے, ان کے مورل کو ہائپ دینے کے لیے ایک بہت اچھا انیشیٹ تھا. بہت کچھ یہاں دیکھنے کو اور سیکھنے کو لوگوں کو ملا. فی الحال اپنے ہوسٹ اپنے دوست ریاض ملک کو اجازت دیجیے, اگلے کسی پروگرام میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. اسلام کو ایکسپٹنس ملی, نہ کہ زبردستی. اور مسلم حکمراں بھی یہاں رہے, انہوں نے یہاں حکمرانی بھی کی اور یہاں کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا. انڈیا سے غریبی بہت زیادہ کم ہو گئی. جو کنٹریبیوشن رہا ہے ملک کے ساتھ میں, ملک کے لوگوں کے ساتھ میں, اس کو اجاگر کیا جائے.